class of Indian Evidence Act 1872. This is a class arranged for you by Legal Yacht. So we are going to provide you with the clear understanding of the Bare Acts, and also we are going to provide you the clear understanding of the law as well. तो हमारा जो मेन मकसद रहेगा क्लास में समझने का कि हमें बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है. वी आर मोर फोकसिंग ऑन द बेयर एक्ट, और जो बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि हमारे लॉ स्कूल में हम कवर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता है. दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं जितना कोर्स में अवेलेबल है. प्लस आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा उस समय पर कम रहता है पढ़ाई में, बिकॉज नाउ यू आर ज्वाइनिंग अ सर्टिफिकेट कोर्स, तो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा. तो शुरू करते हैं with the discussion, as the discussion today is going to be constitutional relation of Indian Evidence Act and its jurisprudential essence. तो मैं सीधा एक्ट के नाम से ही पढ़ना शुरू करता हूँ. एक्ट says Indian Evidence Act 1872. I hope it is clearly visible to all. Then it 1872, यहाँ पर लिखा है 1872. भाई हमारा जो भारत आजाद हुआ 47 में हुआ, 1947 में, 1947 में हुआ, और संविधान बना था 1950 में. तो एक्ट है 1872 का. तो 1950 से पहले का लॉ आज भी इंडिया में कैसे चल रहा है. सबसे पहले वी हैव टू रिलेट दैट कि हम एक लॉ जो कि 1950 से पहले का है उस पर आज भी रिलाई क्यों और कैसे कर रहे हैं. फॉर दैट यू विल हैव टू सी सेक्शन Article 372, and to be specific, Article 372 Clause 1. अब साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बारे में भी बताता रहूंगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो होता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन यहाँ पर मतलब ये है टू नो द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. जब कानून बनाया गया था तो लेजिस्लेचर के दिमाग में जो चीजें थी हमें उनको यहाँ पर इन्फर करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है. तो इफ यू कैन सी द बोल्ड लेटर्स कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स, तो ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है दैट इज मार्जिनल हेड. मार्जिनल हेड, इट इज नॉट द ऑपरेटिव पार्ट. ये सेक्शन को ऑपरेट, आर्टिकल को या प्रोविजन को ऑपरेट नहीं करता है. इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन. तो कह रहा है, अब हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं. क्लॉज 1, हमें क्लॉज 1 पर ही ध्यान देना है फिलहाल. Notwithstanding the repeal by this constitution of the enactments referred to in Article 395, but subject to the other provisions of this constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority. अब हमें जब भी कोई सेक्शन या फिर जब भी कोई प्रोविजन या आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना. अब जो इसका पहला ही शब्द है दैट इज नॉट विद स्टैंडिंग, वो अपने आप में ही बहुत जरूरी हो जाता है. तो यहाँ पर मैं आपको फिर से इस आर्टिकल को पढ़ने को बोलूंगा, इस क्लॉज को पढ़ने को बोलूंगा, और सजेस्ट करूंगा कि आप पेंसिल की मदद से या किसी भी हाइलाइटर वगैरह की मदद से सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट होने वाला है नॉट विद स्टैंडिंग डॉट 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 इन आर्टिकल 395, क्लोज देम इन 1 ब्रैकेट और हाईलाइट देम. और दूसरा पार्ट होने वाला है बट के बाद सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस डॉट 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 और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ द क्लॉज. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये नॉट विद स्टैंडिंग the repeal by this constitution of the enactments referred to in article 395, जहां ये शब्द not withstanding आपको दिखता है. वैसे शायद मेरी राइटिंग आपको ज्यादा खास समझ ना आए, बट स्टिल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर not withstanding. जैसे ही not withstanding आपको वर्ड दिख जाए आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्रिएट हो रहा है. क्या क्रिएट हो रहा है? नॉन ऑब्स्टेंटे
ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्रिएट हो रहा है, दिस इज TANTE, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्रिएट हो रहा है, जो क्या कहता है कि भाई ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा मेरा ओवरराइडिंग इफेक्ट किस पर होने वाला है, नॉट विद स्टैंडिंग आर्टिकल 395 पर, आर्टिकल 395 पर, नॉट विद स्टैंडिंग आर्टिकल 395 की, आर्टिकल 395 चाहे जो भी बात कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको खड़े रहने दो, मैं उसको ओवरराइड करके चला जाऊंगा। तो जब मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूं, दैट इज अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, और नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मुझे कब समझ में आएगा, जहां पर वर्ड लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो तुम खड़े रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देने वाला हूं, तब मैं बोलूंगा उसे एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, और जिसको मैं पता लगाऊंगा नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है, अब अगले वर्ड्स हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस डॉट 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 other competent authority, subject to the other provisions, highlight them as well। अब subject to the other provision से मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि भाई ये जो क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है, ये किसी और के सब्जेक्ट टू भी है, यानी कि किसी के अधीन भी है, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्शन क्लॉज। तो एक ही क्लॉज में हमें इसे जब दो पार्ट्स में बांटा तो हमें समझ में आया कि एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज भी है और एक सब्जेक्शन क्लॉज भी है। सब्जेक्शन क्लॉज क्या हुआ कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अदर प्रोविजंस के अधीन हूं। सभी अदर में अगर मैं देखूं टू, इफ आई गिव स्पेसिफिक रेफरेंस देन यू हैव टू रिलेट आर्टिकल 372 क्लॉज 1 with read with आर्टिकल 13 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एक बार जरूर निकाल लीजिएगा प्लीज, और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आई वाज क्लियर कि नॉट विद स्टैंडिंग है तो नॉन ऑब्स्टेंटे है, और सब्जेक्ट टू है तो सब्जेक्शन है। अब वो सब्जेक्शन और नॉन सब्जेक्शन क्लॉज को जब हमने रिलेट किया तो हम आर्टिकल 13(1) को पढ़ने लगे, और 13(1) को पढ़कर हमें क्या समझ में आता है, देखते हैं। 13(1) आई एम एक्सक्लूडिंग दिस मार्जिनल हेड, अभी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू दिस क्लॉज 1। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुछ एक शब्दों को ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए पहली लाइन में, बिफोर द कमेंसमेंट। कह रहे हैं कि कोई भी लॉज जो कि बिफोर द कमेंसमेंट फोर्स में थे, और आगे क्या हो रहा है, आगे डॉट 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 प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, दिस पार्ट इज पार्ट 3 which is for fundamental rights, fundamental rights। तो जो भी कोई ऐसा लॉ या फिर कोई भी ऐसा अधिनियम बनने वाला है जो कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होगा, shall to the extent of such inconsistency be void। अब यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है shall to the extent, तो किस एक्सटेंट तक होगा, जिस एक्सटेंट तक वो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा। तो सपोज इफ दिस इज द लॉ एंड दिस मच पार्ट इज इनकंसिस्टेंट, then it is going to be unconstitutional and it is going to be declared to be void। इसको मैं void बोल दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13(1) को और आर्टिकल 372 को साथ साथ पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर श्योर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसीलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि 1950 से पहले का अधिनियम, 1950 से पहले की लेजिस्लेशन है, पर फिर भी आज तक हम उसे पढ़ते आ रहे हैं। अभी यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट खत्म नहीं हुआ है, इट वाज जस्ट टू रिलेट विद इट। मैं आपको समझाता था कि
हम 1872 होने के बाद भी आज 2020 में इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं? आई होप आई वाज क्लियर विद इट. If you have any doubt, you may kindly raise the chat or you may kindly unmute your audio. So seeing no messages and no one has unmuted the chat, unmuted the call, we are moving further. अब हम आते हैं इसके ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पर. ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है कानून के पीछे की बात, यानी कि बैक स्टेज. बैक स्टेज जैसे आपने शब्द सुना होगा, तो हम कानून के पीछे जब जाएंगे तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं. तो कोई भी चीज जो है, कोई भी लॉ जो है, वो कॉमन सेंस के ऊपर बनाया गया. इट इज ऑल अपॉन कॉमन सेंस. और मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मेरे बीच में मेरे को किसी से वाद विवाद है और मुझे सच्चाई का ज्ञान हो जाए या फिर मुझे सच्चाई के बारे में पता लग जाए, तो मेरा वाद विवाद उससे खत्म हो जाएगा. अब एक ज्यूरिस्ट हुआ करते थे रोस्को पाउंड. रोस्को, ROSCOE पाउंड, ये एक ज्यूरिस्ट हुआ करते थे. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल इंजीनियरिंग का. सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया. तो इनका मानना ये था कि भाई लॉ का सिर्फ एक ही काम है. लॉ का के अंदर सोशल इंजीनियरिंग कैसे करता है? इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज. अब वो सोसाइटी के अंदर दो व्यक्ति के बीच में भी हो सकती है, दो से व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है. तो लॉ का काम अगर सोशल इंजीनियरिंग करना है और ये एक लॉ है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिट सकते हैं? सच का ज्ञान पाकर. तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ क्वेस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. ठीक है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अब इंडियन एविडेंस एक्ट को हम पढ़ेंगे कैसे? अगर ये सच को बताता है तो ये कैसे बताता है? मेजरली if I want to divide Indian Evidence Act, then I will divide it into three parts. That is W, H and W. W रहेगा what, H रहेगा how, W रहेगा who. तो what is to be proved? A fact is to be proved. How will you prove it? Through evidence you will prove it. एविडेंस कितने तरह के? एविडेंस या तो होने वाले हैं हमारे ओरल या होने वाले हैं डॉक्यूमेंट्री. जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री में ही कवर हो जाते हैं. तो ओरल, डॉक्यूमेंट्री. आई होप दिस इज नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी लेजिबल, बट स्टिल आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. और हु में हम बात कर लेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की, BOP जिसे बोल देंगे, और प्रिजम्पशंस वगैरह की. कुछ सर्टेन प्रिजम्पशन जो कोट करता है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो मैं इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 भाग में बांट रहा हूँ. व्हाट, हाउ और हु, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि फैक्ट को प्रूव करना है, एविडेंसेस के साथ प्रूव करना है. एविडेंस या तो आप ओरल देंगे या डॉक्यूमेंट्री देंगे, और कौन देगा? बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन वगैरह वगैरह के बारे में हम बात आगे करने वाले हैं. तो यहाँ से मैं अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज हम जो कर चुके हैं 372 और 13 को रिलेट करना. नॉट स्टैंडिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. प्रूडेंशियल एसेंस जो कि हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. जैसा मैंने आपको एक ज्यूरिस्ट का नाम बताया अभी, रोस्को पाउंड का, अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ. आई होप लिख लिया होगा सबने. जैसा मैंने अभी आपको एक ज्यूरिस्ट का नाम बताया रोस्को पाउंड, ऐसे ही एक और ज्यूरिस्ट भी हुआ करते थे,
केल्सन नाम से, हैंस केल्सन उनका नाम था, HANS, हैंस केल्सन, फिर केल्सन के नाम से प्रसिद्ध थे। तो केल्सन केल्सन का ये कहना था कि भाई एक कोई भी लॉ जो है ना वो एक ग्रंड नॉर्म से निकल कर आया है, ग्रंड नॉर्म से, यानी कि ग्रंड नॉर्म, GRUND नॉर्म, NORM, ग्रंड नॉर्म से निकल कर आए हैं क्या? वेरियस लॉज, दिस इज लॉ, दिस इज ऑल्सो अ लॉ, दिस इज ऑल्सो अ लॉ। तो ये सारे लॉज जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक कहीं से आए हैं, जो वो एक ही ग्रंड नॉर्म से निकल करके आए हैं। अब जब वो निकल कर आए हैं एक ग्रंड नॉर्म से, आज मैं केल्सन को रिलेट करता हूँ 2020 में या फिर 1950 में, तो वो ग्रंड नॉर्म क्या बनकर आता है? हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में कॉन्स्टी लिख रहा हूँ। तो हमारा संविधान जो है ग्रैंड नॉर्म है, और बाकी सारे लॉज इससे निकल कर आए हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी यहीं से निकल कर आया होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट भी यहीं से निकल कर आया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेरा यहाँ पर आपको बताने का पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी आप अकेले में नहीं पढ़ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जो या फिर किसी भी लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ अपने आप में ही इक्विटेबल होगा, नॉन आर्बिट्ररी होगा, रीजनड होगा, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा, तभी हम उसे एक अधिनियम मानेंगे। क्योंकि हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 13(1) को आपको वायलेट नहीं करना है और 372 को आपको वायलेट नहीं करना है। तो उसको वायलेट ना करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान रखना होगा कि वो लॉ जस्ट हो, नॉन आर्बिट्ररी हो, इट शुड बी बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वगैरह वगैरह। तो ये सब जो आएंगे आपका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में भी आएंगे। अब मैं डिस्कशन को आगे फर्दर बढ़ाते हुए इंडियन एविडेंस एक्ट को खोलने जा रहा हूं और वो चीज पढ़ने जा रहा हूं जो अधिकतर लोग अवॉइड करते हैं पढ़ना। I am talking about the preamble. If you have this Universal Bail Act, then it is on page number 3. Kindly you may open the Bail Act. 1872 की सिग्निफिकेंस आपको मैं बता चुका, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस। देखो प्रीएम्बल जो भी होता है किसी भी लॉ का, किसी भी अधिनियम एक्ट का, आपको बता मैं हूँ किसमें। जैसे कि संविधान वो अपना गोल प्रीएम्बल में, कि प्रीएम्बल का गोल, वैसे ही प्रीएम्बल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। तो यहाँ पर आप इस शब्द कंसोलिडेटेड को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और कंसोलिडेट का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि मैं कंसोलिडेट हूँ, कंसोलिडेट करता हूँ, यानी कि अपने आप में ही सभी को समा लेता हूँ। कंसोलिडेट, जहां भी आपको यह शब्द दिख जाए कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, उसका तात्पर्य, उसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि कंसोलिडेट का मतलब आप निकालेंगे द एक्ट इज एग्जॉस्टिव, दिस इज TI, एक्ट इज एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ। अब एक्ट एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या है? एक्ट एग्जॉस्टिव होने का मतलब ये है कि भाई मैं अपने आप में पूरा हूं, मुझे कहीं और, आपको कहीं और मेरे अलावा जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और लॉ की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास दो काम है करने को। सबसे पहला तो आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ना है जिनको मैंने अभी मेंशन किया था, 372 एंड 13(1), और आपको ये भी देखना है आपके पास जितनी बैरेक्स मौजूद हैं उसमें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बैरेक्स है जहां पर कंसोलिडेट लिखा है और कौन कौन सी बैरेक्स है जहां पर कंसोलिडेट नहीं लिखा है। ठीक है,
तो कंसोलिडेट शब्द जो है वो इसको एग्जॉस्टिव बनाता है। एग्जॉस्टिव कहता है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो और निश्चिंत हो जाओ, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ भी जानना है, यानी कि इस WH और W के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कहाँ जाना, सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट में जाना, और कि कहीं पर भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण, एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि कुछ लॉज जो होते हैं वो कंसोलिडेट, जहां पर वर्ड मिसिंग होगा तो वो नॉन एग्जॉस्टिव बन जाएंगे। अगर कंसोलिडेट इज, सपोज कंसोलिडेट जो है वो मिसिंग है, मिस कर गया है, मिसिंग है, तो उसका परिणाम क्या होगा, वो नॉन एग्जॉस्टिव होगा, नॉन एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट शब्द मिसिंग है। जैसे कि अगर आप, जो कि आपका होमवर्क भी है, देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कंसोलिडेट मिसिंग है, ऐसे ही अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाता हूँ अगर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये शब्द कंसोलिडेट उसके प्रियम्बल में नहीं लिखा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जनरल प्रोविजंस हैं दे आर फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। सेक्शन 1 से 75 जो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताते हैं, पार्टी जो करने वाली है आपस में। तो वहीं अगर पार्टीज आपस में एक प्रॉपर्टी की सेल परचेज करती हैं, या फिर पार्टीज आपस में किसी गुड्स को सेल परचेज करती हैं, या फिर पार्टीज आपस में पार्टनर बनती हैं, तो क्या मैं सेक्शन 1 से 75 को पढ़ लूं वो बहुत रहेगा, या फिर वहीं मुझे TPA यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मुझे पार्टनरशिप एक्ट को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मुझे सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट को रेफर करना पड़ेगा। तो आपको यह देखना है, आपको यह देखना है कि क्या वहां पर कंसोलिडेट शब्द लिखा है, वहां पर कंसोलिडेट शब्द नहीं लिखा है। इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि वो लॉ जो है नॉन एग्जॉस्टिव है। तो वो लॉ यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप 1 से 75 पर अपने आप को सीमित नहीं रख सकते। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का है, इसके लिए आपको बाकी लॉज को रेफर करना पड़ेगा। आप जब बाकी लॉज को रेफर करोगे तो कंसोलिडेटेड नहीं, नॉन एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है, तो आज आपका ये काम है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रियम्बल पढ़ें और कंसोलिडेट शब्द को वहां पर ढूंढें। अगर कंसोलिडेट शब्द है तो इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह वो भी एग्जॉस्टिव होगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह बाकी एक्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करने से पहले एक उदाहरण देना चाहता, अगर आप लॉ को लेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा समझने में। जैसे कि आप जब लीगल याट की बात करते हैं, लीगल याट की अगर बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग रिगार्डिंग लॉ। आपको ढूंढना है जजमेंट, यू गो टू द साइट। आपको ढूंढने हैं कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी ब्लॉग्स, गो टू द साइट। आपको पढ़ना है, यू गो टू द लीगल एंड जस्ट सब्सक्राइब टू बेयर लॉज, जहां पर आप लॉ के बारे में पढ़ पाएंगे। तो एक ही साइट पर यानी कि एक ही अम्ब्रेला में जब आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, यू हैव बीन एग्जॉस्टिव। आई वॉज रिसीविंग अ मैसेज, किसी का डाउट था शायद, मैं उसको एंड में लेने वाला हूँ, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। जैसे कि आपको, हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आपको रिलेट करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, और आपको इन सब चीजों के लिए एक ही चीज के अंदर अगर आपको सब मिल जाए, तो मैं लीगल याट को हमेशा एग्जॉस्टिव दे सकता हूँ कि आपको अपना आर्टिकल पब्लिश करना है, वो हम आपको आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। आपको कुछ पढ़ना है, आप वहां जाइए बेयर लॉज में, हम आपको पढ़ा भी देंगे। आपको अपना कुछ रिसर्च करना है, कुछ लेटेस्ट चीजें, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानना है, डे टू डे हैपनिंग्स ऑफ द कोर्ट के बारे में जानना है, वो आप चाहिए लीगल यार्ड पर आपको दिख जाएगा। तो इट इज एग्जॉस्टिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स
एंड इज, तो वहां पर आप बोल सकते हो, अगर मैं लीगल एयॉर्ट का एक प्रियम्बल बनाऊं तो मैं वहां पर लिखूंगा इट इज टू कंसोलिडेट ऑल लीगल रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही आपको रिलेट करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे आसपास जो घटित होती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ जिसके अंदर लॉ लग रहा होता है, तो आपको लॉ की एप्लीकेशन को अपनी डे टू डे लाइफ, डे टू डे हैपनिंग्स के साथ हमेशा रिलेट करना है। अब हम अगले सेक्शन में जब हम मिलेंगे, यानी कि अगले सेशन में जब हम मिलेंगे, सॉरी, जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और चीजें, जैसे कि आज मैंने अपने आप को सीमित रखा है सिर्फ बेयर एक्ट के आपको प्रियम्बल के बारे में बताने के लिए, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज समझाने के लिए, सब्जेक्शन क्लॉज समझाने के लिए, थोड़ा बहुत एक्स पोस्ट फैक्टो मैं पहले मेंशन करना भूल गया हूँ शायद। तो एक्स पोस्ट फैक्टो वही लॉज होते हैं जो कि संविधान से पहले चले आ रहे हैं पर आज भी वैलिड हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो, XEX स्पेस पोस्ट POST स्पेस FACTO फैक्टो, तो संविधान के पहले से चले आ रहे हैं ये वो वाले लॉज। तो जैसे 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, संविधान से पहले के बने हुए पर अब तक चलते आ रहे हैं, वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो आज आपका काम है जाकर इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, प्लस जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं उसको पढ़ना, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये ढूंढेंगे हर एक बेयर एक्ट में कि कहाँ कहाँ कंसोलिडेट वर्ड मिसिंग है। थोड़ा सा मेरे को इसको पहले बताना चाहिए था, इस बात को मैं आपको शायद अब बता देता हूँ, पर कि हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं उसमें मैं आपको कुछ डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल पूरा रखना है। हाँ, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज कम अप विद द क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कम अप विद द क्वेश्चंस वाया चैट, मैं उनको पढ़ने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं साथ साथ लाइव चैट ना पढ़ पाऊँ क्योंकि ज्यादा मैसेजेस हों, तो मैं उन मैसेजेस को अगले दिन पढ़कर अगली क्लास में जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ आपके मैसेजेस का, आपके क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस पूछने पर अगर आप कम ध्यान देंगे और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सारी क्वेरीज आपकी एक क्लास के अंदर ही क्लियर होने वाली हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके जितने भी डाउट्स हों वो सब मैं क्लास के अंदर ही खत्म करके फिर क्लास को खत्म करूँ। सो आई थिंक आई शुड नाउ कंक्लूड द क्लास टुडे। तो आपको आपका होमवर्क मिल गया है और ध्यान रखना है कंसोलिडेट शब्द को आपको ढूंढना है। चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। गुड इवनिंग।